दुनिया जहान में इस हफ्ते क्या फेसबुक में सब कुछ ठीक चल रहा है? स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। जनवरी 2023, डोनाल्ड ट्रंप को मिली एक जीत। दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उन पर लगी रोक हटा दी। 2 साल फेसबुक से बाहर रहने के बाद अब वो चाहें तो फिर से फेसबुक पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को फेसबुक ने 2020 में जो बाइडेन से राष्ट्रपति चुनाव में हारने के बाद ब्लॉक कर दिया था। उनके हजारों समर्थकों ने चुनाव के परिणाम बदलने के लिए अमेरिकी संसद पर धावा बोल दिया, जिसमें 5 लोग मारे गए थे। उस समय फेसबुक ने ये कहकर उन्हें ब्लॉक कर दिया था कि उनके बयानों से हिंसा भड़की है और उन्हें फेसबुक पर तभी लौटने दिया जाएगा जब वो आश्वस्त होगा कि उनके विचार व्यक्त करने से लोगों की सुरक्षा को खतरा नहीं है। फेसबुक इस्तेमाल करने वाले सबसे विवादास्पद आदमी से रोक हटाने के फेसबुक के फैसले की भारी आलोचना हुई है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। दुनिया की 1/4 आबादी रोजाना फेसबुक का इस्तेमाल करती है और फेसबुक विवादों के घेरे में आता रहा है। तो इस हफ्ते हमारा सवाल है, क्या फेसबुक में सब कुछ ठीक चल रहा है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें कुछ विशेषज्ञों से बात करनी होगी। पार्ट 1, रोजमर्रा की सरगर्मी। हमारी पहली एक्सपर्ट हैं युदित डोनथ, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी और मीडिया संबंधी विषय की वरिष्ठ शोधकर्ता हैं। वो कहती है कि फेसबुक से पहले कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही 5 छात्रों ने सोशल मीडिया में नाटकीय बदलाव लाने वाले फेसबुक को लॉन्च किया था। वहां पढ़ने वाले छात्रों की जानकारी के बारे में एक पेपर डायरेक्टरी होती थी, जिसमें छात्रों के फोटो और बायोडेटा होता था। इस डायरेक्टरी का नाम फेसबुक था, तो इन छात्रों ने वही नाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए चुना। फेसबुक बनाने वाले छात्रों में से एक थे कंप्यूटर साइंस और मनोविज्ञान के छात्र मार्क जकरबर्ग। इसे लेकर उनके पास बड़ी योजना थी। शुरुआत उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की, लेकिन बाद में इसे दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी शुरू कर दिया गया। ये ऐसी चीज है कि जितने ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, ये उतनी ही फायदेमंद होगी। दूसरी यूनिवर्सिटी के छात्र इससे जुड़े, उनके अपने दोस्त और नेटवर्क थे, फिर उसमें उनके रिश्तेदार भी जुड़ गए और ये फैलता चला गया। 2006 में ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया और दूसरे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देने लगा। उस समय दूसरे भी लोकप्रिय और बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क थे, जैसे कि माइस्पेस और फ्रेंडस्टर, जिन पर लोग अपने दोस्त और परिचितों की प्रोफाइल देख सकते थे, उनके दोस्तों के बारे में जान सकते थे, लेकिन वहां कुछ बदलाव नहीं होता था। तो फेसबुक ने इसे बदलने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर न्यूज फीड का फीचर लॉन्च किया। फेसबुक ने इसकी शुरुआत की और अब लोग अपनी रोजमर्रा की गतिविधि के बारे में दूसरों को बता सकते थे। उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं और क्या खा पी रहे हैं, और इससे उनके इर्द गिर्द उनके दोस्तों के नेटवर्क में एक सरगर्मी शुरू हो गई। अब ज्यादातर लोग ऐसा करने के बारे में 2 बार नहीं सोचते, लेकिन जब ये पहली बार शुरू हुआ तो लोगों के लिए ये एक बहुत नई बात थी। ये एक बड़ा बदलाव था। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक के शुरुआती डिजाइन को बनाते समय ये भांप लिया था कि लोग एक दूसरे के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है कंटेंट को-ऑप्ट, यानी हम केवल अपने दोस्तों के बारे में ही नहीं बल्कि दोस्तों के दोस्तों के बारे में भी जानने लगते हैं। कई बार हम एक बात जो एक खास व्यक्ति से कहना चाहते हैं वो औरों से नहीं कहते, लेकिन फेसबुक में आपकी कही बात अब एक बड़े नेटवर्क तक पहुंच रही थी। जानकारी और आपसी संबंधों के समीकरण बदलने लगे। ये बहुत तेजी से बढ़ता गया। 4 साल में फेसबुक ने माई स्पेस को पीछे छोड़ दिया, लेकिन सवाल ये है कि फेसबुक की कमाई कैसे होती है। पार्ट 2, क्लिक के बदले में कैश। फेसबुक की मलकियत फेसबुक नाम की कंपनी के पास थी,
लेकिन 2021 में इस कंपनी का नाम बदलकर मेटा प्लेटफॉर्म यानी कि मेटा हो गया। इसके व्यापार के बारे में हमने बात की अपनी दूसरी एक्सपर्ट डॉक्टर मर्लिन कोमरोवस्की से, जो ब्रिटेन की कार्डिफ यूनिवर्सिटी में मीडिया स्टडी विभाग में वरिष्ठ शोधकर्ता है। Its main activity is really advertising. It's basically 90. इसका मुख्य कारोबार विज्ञापन या एडवर्टाइजिंग है। इसकी 98% कमाई एडवर्टाइजिंग से ही होती है। शुरुआत से ही इसे विज्ञापन की रणनीति के आधार पर बनाया गया था। हम जो समय फेसबुक पर बिताते हैं उसी से इसकी कमाई होती है। यानी लोग फेसबुक पर विज्ञापन देते हैं और देखते हैं, लेकिन मेटा ने कई सोशल नेटवर्क साइट जैसे कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को खरीद लिया है। डॉक्टर मर्लिन कहती हैं कि ये सभी कंपनियां इन्हें इस्तेमाल करने वालों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेती हैं। मिसाल के तौर पर कई वेबसाइट पर रजिस्टर करने के लिए आप अपने फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। ये जानकारी विज्ञापनों के प्रभावी इस्तेमाल के काम आती है। विज्ञापन देने वाली कंपनियां अपने उपभोक्ताओं की जरूरत के हिसाब से उत्पादों का विज्ञापन इन वेबसाइट पर देती हैं और जिसके लिए वो फेसबुक को पैसे देती हैं। The more people clicking on advertising, they might go to फेसबुक पर कंपनियों के विज्ञापन देखकर लोग उस कंपनी की वेबसाइट पर जाते हैं और चीजें खरीदते हैं। इन विज्ञापनों पर जितने ज्यादा लोग क्लिक करते हैं, फेसबुक को उतने ज्यादा पैसे मिलते हैं। यानी अगर रोजाना कम लोग फेसबुक पर साइन इन करें तो उसकी कमाई भी कम होती है। लगातार 3 तिमाहियों तक फेसबुक की कमाई गिरती गई, लेकिन चौथी तिमाही में इसकी कमाई 32 अरब डॉलर हुई, जो कि विश्लेषकों के अनुमान से बेहतर थी। फेसबुक ने 2022 में कुल 116 अरब डॉलर कमाए। अरबों लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 19 साल से कम के लोग इसे टालते रहे हैं, जो कि भविष्य में इसकी कमाई के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। The biggest user group is between the age of 25. 25 से 34 वर्ष के लोगों का गुट फेसबुक इस्तेमाल करने वाला सबसे बड़ा गुट है, जो कि इसके सब्सक्राइबरों का 1/4 हिस्सा है। लेकिन 60 के ऊपर की उम्र के लोग भी बड़ी तादाद में इसका इस्तेमाल करते हैं। इस गुट के लोग किसी भी सोशल मीडिया के मुकाबले फेसबुक पर सबसे ज्यादा हैं। तो विज्ञापन देने वालों की नजर में ये अच्छी बात है या बुरी? I believe that for social media companies, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि एडवर्टाइजिंग कंपनी किस गुट में रुचि रखती है। लेकिन अगर युवा उपभोक्ता आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो भविष्य में आपकी प्रासंगिकता खतरे में पड़ सकती है। दूसरी बात ये है कि फेसबुक केवल विज्ञापन से कमाई पर निर्भर है, जो कि ऊपर नीचे होती रह सकती है। मिसाल के तौर पर गूगल कंपनी फोन भी बेच रही है, कई और सुविधाएं बेच रही है। कमाई के एकमात्र जरिए पर निर्भर रहना मुश्किल है। साल 2023 के लिए मेटा का लक्ष्य कंपनी को किफायती बनाने का है, इसलिए वो खर्च घटा रही है, जिसके लिए मार्क जकरबर्ग ने पिछले साल के अंत में 13,000 लोगों को काम से निकाल दिया। अब तरीका सही है या नहीं, कहना मुश्किल है। पार्ट 3, तेजी से बढ़ें और चीजों को तोड़ें। हमारी तीसरी एक्सपर्ट है टिफनी ली, जो न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी में कानून विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं, और वो मानती हैं कि फेसबुक कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं से घिर चुका है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ताज़ा मामला 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाले का था, जिसमें फेसबुक ने कई थर्ड पार्टी डेवलपरों को फेसबुक इस्तेमाल करने वालों की जानकारी का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी, ताकि विज्ञापन कंपनियां अपने विज्ञापन उन लोगों तक पहुंचा सकें। कैम्ब्रिज एनालिटिका ऐसी ही एक थर्ड पार्टी डेवलपर थी और उन्होंने इस जानकारी का इस्तेमाल लोगों की अनुमति के बिना और फेसबुक के नियमों के विरुद्ध किया। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक राजनीतिक सलाहकार कंपनी थी, जिसकी सेवाएं 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार में ली गई। ये चुनाव ट्रंप जीत गए थे और घोटाला 2018 में सामने आया, जब पता चला कि 8.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं की जानकारी का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना चुनाव प्रचार में किया गया था। इसके आधार पर ट्रंप के समर्थकों तक चुनावी प्रचार के विज्ञापन पहुंचाए गए थे। So this was problematic and caused a huge controversy. यह समस्याजनक था, जिससे वैश्विक स्तर पर एक विवाद खड़ा हो गया। कोई नहीं चाहता कि उनकी जानकारी उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो, खास तौर पर जब इस जानकारी को इस्तेमाल करने वालों के इरादे नेक न हो। इसके अलावा कई और समस्याएं उभरी, जैसे कि निजता की समस्या, डेटा प्राइवेसी के मसले।
गलत जानकारी फैलाने और चुनावों के परिणाम को प्रभावित करने के मामले सामने आए। वहीं फेसबुक और इसके दूसरे प्लेटफॉर्म पर कोरोना साजिशों की बातें हुई, नफरत फैलाने वाले वक्तव्य आते रहे, इंटरनेट पर लोगों के उत्पीड़न के मामले सामने आए। इसमें से किसी एक मामले की वजह से भी कोई दूसरी कंपनी खत्म हो जाती, मगर फेसबुक बंद नहीं हुई। There have been a few times when advertisers have कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाले के बाद कई कंपनियों ने फेसबुक पर विज्ञापन देना बंद कर दिया था। कुछ कंपनियों ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं कर सकते जिसमें चुनावों को गलत तरीके से प्रभावित करने की आशंका हो। लेकिन यह निर्भर करता है उपभोक्ताओं पर। अगर उपभोक्ता इस प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तो विज्ञापन कंपनियां भी रहेंगी। पर जब समस्या आ खड़ी होती है, जो कि हुई भी, तब फेसबुक किसके प्रति जवाबदेह होगा? One issue we're seeing here is the lack of accountability. यहाँ एक समस्या यह है कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की जवाबदेही नहीं है। दुनिया में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं। अमेरिका में इन कंपनियों के संचालन संबंधी नियम कानून काफी नर्म हैं और इन कंपनियों को काफी आजादी है। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में कानून ज्यादा सख्त हैं। पिछले सालों में फेसबुक ने कानूनी मामलों के निपटारे के लिए अरबों डॉलर जुर्माने में दिए हैं। 2021 में कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले में बिना कोई गलती माने उसने 70 करोड़ डॉलर से अधिक का जुर्माना देना स्वीकार किया। यूरोपीय डेटा प्राइवेसी के उल्लंघन के मामले में फेसबुक और इंस्टा पर जनवरी में 40 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया गया। शुरुआती दिनों में चलन था कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के स्लोगन होते थे। जैसे गूगल का स्लोगन था डोंट बी इविल, यानी बुराई से बचें। Move fast and break things. That is such a Silicon Valley motto. फेसबुक का स्लोगन था तेजी से बढ़ें और चीजों को तोड़ें, जो कि बिल्कुल सिलिकॉन वैली का मॉडल है। हाल में उनकी समझ में आ रहा है कि यह तरीका कामयाब नहीं होगा। पार्ट 4, एक नया युग। हमारे चौथे एक्सपर्ट हैं कार्ल मिलर, जो दावोस में सेंटर एनालिसिस ऑफ सोशल मीडिया के शोध निदेशक हैं। वो मानते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया में फेसबुक के सामने दूसरे प्लेटफॉर्म से चुनौतियां होंगी। मिसाल के तौर पर वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक। पिछले साल इस ऐप के सबसे ज्यादा यानी लगभग 70 करोड़ डाउनलोड हुए। युवाओं में ये काफी लोकप्रिय है, मगर टिकटॉक की समस्या ये है कि इसकी मिल्कियत एक चीनी कंपनी के पास है, जिसके चलते कई देशों में उसकी डेटा प्राइवेसी को लेकर चिंताएं हैं। जहां भारत ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, वहीं अमेरिका में केंद्र सरकार के कंप्यूटरों और मोबाइल फोन व यूनिवर्सिटी कैंपस में इस पर प्रतिबंध है। कई सांसद इस पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। I think it's absolutely given now, not only the regulation. अब टेक्नोलॉजी कंपनियों पर नियंत्रण के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में कई नियम और दिशा निर्देश या तो आ गए हैं या लाए जा रहे हैं। अब इन टेक कंपनियों को इन देशों के कानून के अंतर्गत काम करना होगा। हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर अब सिर्फ जुर्माना नहीं लगेगा, बल्कि आपराधिक मुकदमे दायर होंगे। मेटावर्स के सीईओ मार्क जकरबर्ग कई सालों से सरकारों से इंटरनेट गतिविधियों को नियंत्रित करने की अपील कर रहे हैं, खासतौर पर पायरेसी, हानिकारक सामग्री और निष्पक्ष चुनावों के बारे में। As they grew, they were having to make all these decisions. जैसे जैसे ये कंपनियां बड़ी होती गईं, उन्हें ये फैसले करने पड़े कि क्या सही है क्या नहीं। घृणा फैलाने वाले वक्तव्य क्या हैं, आतंकवादी संगठन क्या हैं। पहले ये फैसले सरकारी तंत्र करते थे, तो अब इसके नियंत्रण के लिए लाए जा रहे कानून इन कंपनियों के लिए भी अच्छे हैं और आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी। मगर अमेरिका में होने वाले अगले चुनाव फेसबुक की परीक्षा की घड़ी हो सकते हैं। चुनाव प्रचारों में एक दूसरे पर लांछन और आरोप लगाए जाएंगे। सही गलत तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश होगी। तो इस चुनौती से निपटने के लिए फेसबुक की तैयारी कैसी है? Facebook treats this issue, I think, a lot more seriously than it did back. फेसबुक 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले इस बार समस्या को कहीं अधिक गंभीरता से ले रहा है। क्या इसके लिए उसकी टीम परफेक्ट तरीके से काम कर रही है? कहना मुश्किल है, लेकिन पहले से ज्यादा मुस्तैदी के साथ वो अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी करेगी। कार्ल मिलर कहते हैं कि फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म्स पर गलत जानकारी के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने के लिए कदम उठा सकती है, जैसे कि लोगों को सीमित संख्या में पोस्ट करने देना और इस्तेमाल करने वालों के बारे में सही जानकारी हासिल करना। तो क्या फेसबुक में सब कुछ ठीक चल रहा है? सोशल मीडिया में 3 साल भी बहुत लंबा अरसा होता है।
ऐसे में 19 सालों तक एक प्रमुख स्थान पर बने रहना एक बड़ी कामयाबी है। ये इस कदर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है कि नजदीकी भविष्य में ये गायब होता नजर नहीं आता, मगर इसके सामने स्पर्धा अवश्य है। आखिरकार फेसबुक का भविष्य निर्भर है इंसानी फितरत और बर्ताव पर, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। आखिर में सुनते हैं कि इस बारे में कार्ल मिलर क्या कहते हैं। People are messy, confusing, hard to predict. लोग असमंजस से भरे होते हैं, गंदे इरादे से प्रेरित भी होते हैं, उनके बर्ताव का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। दुनिया में विचारों का ध्रुवीकरण दिखता है, गुस्सा दिखता है और फेसबुक भी इसी में उलझा नजर आता है।